हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए मजबूती से काम किया जा रहा है। आज हम आपको ऐसी कुछ खबरें पहुंचा रहे हैं जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि अमेरिका, इजराइल और कुछ अरब बादशाहों की कोशिशों को नाकाम करने की क्या तदबीरें की जा रही हैं। हाल ही में इराक को अमेरिका के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई थी कि वो भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर ले, लेकिन अब इराक की पार्लियामेंट में इजराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ कानून पास हो गया है। उधर लेबनान में 15 मई को इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ की सियासत में अमरीकी, इजरायली और सऊदी साजिश को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने खुलकर बहस छेड़ दी है। ईरान की तरफ से भी इस सिलसिले में मजबूती से काम किया जा रहा है और अब तेहरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इलाके की आवाम इजराइल से नॉर्मल ताल्लुकात नहीं चाहती। उधर इजराइल में इस बात पर चर्चा है कि अगर उसने गजा में मौजूद हमास के लीडर याह्या सिनवर के खिलाफ कार्रवाई की तो इजराइल को किन हालात से गुजरना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज आप इस एपिसोड के आखिर तक पहुंचते पहुंचते किसी नतीजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इराक की पार्लियामेंट ने कल मजबूती से एक कानून पास कर दिया जिसमें साफ कहा गया है कि इजराइल से हरगिज़ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कानून में वार्निंग दी गई है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई तो ऐसा करने वालों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लंदन से अल अरबी अखबार के मुताबिक इस कानून के तहत इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की अपील करने वालों को मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। इसका मकसद इराक और इराकी कुर्दिस्तान इलाके के लिए इजराइल के साथ ताल्लुकात को कायम करने की कोशिशों को रोकना है। इस कानून के मुताबिक जो इराक के सरकारी मीडिया के जरिए अरबी ज़बान में ब्रॉडकास्ट और प्रिंट किया गया है, नॉर्थ कुर्दिस्तान इलाके, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और मीडिया समेत सभी इराकी अफसरों पर इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने या नॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दूं कि सितंबर 2021 में अरबिल में अमरीकी एक थिंक टैंक ने कॉन्फ्रेंस कराई थी जिसमें 300 इराकियों को इकट्ठा किया गया था और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें अपील की गई थी कि इराकी सरकार को चाहिए कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर ले। लेकिन उसके बाद इराक की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बगदाद सरकार ने उस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। इराकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट में सदर धड़े की तरफ से बिल पेश किया गया जिसे फौरन पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई। इस कानून में कहा गया है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता क्राइम है और इजराइल से सियासी, डिप्लोमेटिक, कारोबारी, स्ट्रेटेजिक या कल्चरल किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। इस कानून में कहा गया है कि यह कानून हर इराकी शहरी पर लागू होगा, चाहे वो इराक के अंदर रहता हो या इराक से बाहर जिंदगी गुजार रहा हो। कानून में कहा गया है कि इराक की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
सबको इस कानून पर अमल करना होगा। इसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी, हर किसी को इस कानून पर अमल करना होगा और खिलाफ वर्जी की हालत में सजा भुगतनी होगी। इस कानून की मुखालफत करने वालों को धोखेबाज माना जाएगा। कानून में यह भी कहा गया है कि इराक में काम करने वाली कोई गैर मुल्की कंपनी अगर इजराइल के साथ काम करती है तो उसे इराक से बाहर निकाल दिया जाएगा। इजराइल से अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कोशिश के खिलाफ आज तेहरान से भी एक बड़ी खबर आई है। लेबनान के कल्चरल मिनिस्टर मोहम्मद वसाम अल मुर्तज़ा से मुलाकात के दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि रेजिस्टेंस के जज्बे से भरे इलाके के अवाम इजराइल से हरगिज नॉर्मल ताल्लुकात को कबूल नहीं करेंगे। पारस टुडे की खबर के मुताबिक अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इलाके की बहादुर अवाम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि सरकारें इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात रखें। ईरान के दौरे पर आए लेबनान के कल्चरल मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इलाकाई हालात और आपसी ताल्लुकात का जायजा लेने के साथ साथ कहा कि इजरायली विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के मुकाबले में लेबनान की आवाम का रेजिस्टेंस इलाके की आवाम के लिए एक अच्छी मिसाल है और इलाके की आवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनकी सरकारें बच्चों की कातिल इजरायली सरकार से रिश्ते रखें। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी में लेबनान का खास मकाम है और वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियों के बावजूद ईरान लेबनान की आवाम और सरकार की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। इस मुलाकात में लेबनान के मिनिस्टर ने कहा कि ईरान पूरे इलाके में खास मकाम रखता है और लेबनान की कोशिश है कि हर मैदान में ईरान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। उधर लेबनान में 15 मई को होने वाले इलेक्शन से पहले हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि मुल्क के वोटर्स के पास दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनने का इख्तियार है। एक वो सियासी धड़ा है जिसकी सारी फिक्र लेबनान पर फोकस है और दूसरा वो धड़ा है जो अमेरिका को खुश करना चाहता है। हसन नसरुल्लाह ट्यूसडे रात राजधानी बैरूत के साउथ के सबर्बन इलाके में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आपको दो ऑप्शंस में से एक को चुनना है। एक वो है जो अपने गैर मुल्की ताल्लुकात को मुल्क को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करता हो और दूसरा वो है जो दूसरे मुल्कों से पैसे लाकर अपने बैंक अकाउंट भरता हो। उनका कहना है कि आपको ईमानदारी से इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एक तरफ वो हैं जो सख्त हालात में भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता और दूसरे वो जो बरसों से आपको धोखा दे रहा है। आपको बता दूं कि एक लंबे वक्त से मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी है। 4 अगस्त 2020 को बैरूत बंदरगाह पर गैर महफूज रखे गए 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट के गोदाम में हुए बड़े धमाके में 218 लोग मारे गए थे। 15 खरब डॉलर की प्रॉपर्टी तबाह हुई थी और 3 लाख लोग बेघर हुए थे। उसके बाद सरकार के इस्तीफे के बाद से वहां सियासी क्राइसिस जारी है। इस दौरान अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्कों की लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह से लेबनान की सियासत में हिजबुल्लाह का असर खत्म हो सके ताकि उनके मुताबिक इस तरह से ईरान का सियासी असर लेबनान में खत्म किया जा सकेगा। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने लेबनान के लोगों से साफ कहा है कि आपके सामने वो लोग हैं जो हकीकी आज़ादी और सॉवरन लेबनान को मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं और वो नकली आज़ाद हैं जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। आपको इनमें से चुनने का हक है। नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनान सभी का है, चाहे वो किसी भी मजहब और सियासी नज़रिए में यकीन रखता हो, और लेबनान का रेजिस्टेंस मोर्चा मुल्क के सियासी सिस्टम और कानून को बदलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हम खुद को सरकार के ऑप्शन के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि रेजिस्टेंस के मामले में भी, क्योंकि मुल्क में एक सरकार मौजूद है, हमारे पास कानून और उसूल हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम पार्लियामेंट में नॉर्मल कोटे से सभी की नुमाइंदगी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी की अपील करते हैं। आपको बता दूं कि लेबनान की पार्लियामेंट में 128 मेंबर होते हैं। पिछली कई सरकारों के बनने में हिजबुल्लाह का अहम रोल रहा है। अब लेबनान में उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब ने अक्टूबर 2021 में उस वक्त
लेबनान से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे जब लेबनान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉर्ज करज़ाई ने सऊदी अरब के यमन जंग में रोल की नुक्ताचीनी की थी। इसके बाद सऊदी अरब और कुवैत ने लेबनान से अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे। उसके कुछ महीनों बाद हाल ही में अप्रैल में सऊदी अरब ने लेबनान में अपना एम्बेसडर वापस भेजा है। सऊदी अरब ने कई बार लेबनान के प्रेसिडेंट से कहा है कि मुल्क के कानून में ऐसी तब्दीली लानी चाहिए ताकि हिजबुल्लाह की सियासी अहमियत ख़त्म की जा सके। सऊदी अरब लेबनान की सियासत में किस हद तक दखल देता रहा है, इसका अंदाज़ा नवंबर 2017 के उस वाक़ये से लगाना आसान है जब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक सऊदी अरब बुलाकर कैद कर दिया था और उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया था। हरीरी ने सऊदी अरब के टेलीविज़न पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया था। हफ्तों तक सऊदी अरब में कैद रहने के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों उन्हें छुड़ाकर वापस ले गए थे। सऊदी अरब पिछली कई दहाइयों से लेबनान में वहाबी नज़रिए को मजबूत करने के लिए बहुत सी मस्जिदें और इस्लामिक सेंटर्स बनाने में भी बड़ी रकम खर्च कर रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हिजबुल्लाह ने ग्रेटर इजराइल के प्लान के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। उन्होंने सूर और नबातिया में होने वाली इलेक्शन सेमिनार में तकरीर करते हुए कहा था कि कुछ सियासी ग्रुप हिजबुल्लाह से हथियार वापस करने के अलावा किसी और बात को अहमियत नहीं देते। उनका कहना था कि वो लोग जो हिजबुल्लाह से हथियार वापस कराना चाहते हैं और हिजबुल्लाह से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो फिलिस्तीन में इंटरिम इजरायली सरकार के क़याम के वक्त से ही साउथ के मामलात से बाखबर हैं। इस सब के बीच इराक में इजराइल से ताल्लुकात कायम करने की साजिश में शामिल कुर्दिस्तान सरकार की राजधानी अरबिल में कल एक बार फिर ईरान की इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने टेररिस्ट ग्रुप्स के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वेडनेसडे की सुबह IRGC ने अरबिल में टेररिस्ट ठिकानों पर मिसाइल बरसाए और उन्हें तबाह कर दिया। इससे पहले IRGC ने कहा था कि उसने मुल्क में टेररिस्ट हमलों का प्लान बनाने वाली एक टीम का भंडाफोड़ करते हुए उसके 5 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले टेररिस्ट से मिलने वाली जानकारी के बाद ही IRGC ने अरबिल में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने इसी साल मार्च में अरबिल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर पर भी हमला किया था। उसके बाद इराक से खबर थी कि मुल्क में 6 सूबों में मोसाद के दफ्तर मौजूद हैं। उधर इजरायली मीडिया से अहम खबर है कि नफ्ताली बेनेट सरकार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लीडर्स के कत्ल की तजवीज़ के नतीजों से डरा हुआ है। हिब्रू ज़बान के मीडिया ने खबर दी है कि इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियों ने सलाह दी है कि गजा में हमास के सरबराह याह्या सिनवर को सिक्योरिटी खतरों की वजह से कत्ल ना किया जाए। खबरों की अहम वेबसाइट अल अरबी अल जदीद के मुताबिक इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोत ने इस तरह की कार्रवाई को खारिज करते हुए लिखा है कि ये कत्ल एक बड़ी जंग शुरू होने की वजह बनेगा और इजराइल को गजा के मैदान जंग में उलझा कर रख देगा। आपको बता दूं कि इजराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हाल के हफ्तों में फिलिस्तीनी जवानों ने 19 ज़ायोनी यहूदियों का कत्ल किया है। हाल ही में इजराइल ने धमकी दी थी कि इजराइल के अंदर यहूदियों के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों के लिए याह्या सिनवर जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल के खिलाफ तकरीरें करके भड़का रहे हैं। इस सब के बीच आज शाम कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद आल सानी तेहरान पहुंचे हैं, जहां प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने उनका वेलकम किया है। ऐसे इशारे हैं कि वे ईरान न्यूक्लियर समझौते पर वियना में रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने के लिए बिचौलिए का रोल अदा कर रहे हैं। कतर के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन साथ ही सऊदी अरब से 2017 में ताल्लुकात की खराबी के बाद ईरान से भी उसके अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में ताकत की रस्साकशी तेज हो रही है। अमेरिका और इजरायली प्लान्स पर रोक लगाने के लिए ईरान और उसका नजरिया रखने वाले मजबूती से काम कर रहे हैं। इराक में जहां गैर उसूली तौर पर अमरीकी फौज मौजूद है, वहां की पार्लियामेंट ने इजराइल से ताल्लुकात कायम करने से रोक लगा दी है। एक तरफ अमरीका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्क हैं और दूसरी तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और हूथियों का यमन है। इस सब के बीच इजराइल
हर गुजरे हुए दिन के साथ कमजोर हो रहा है। हाल ही में इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक ने कहा है कि इजराइल अपने क़याम के 80 साल पूरे नहीं कर पाएगा, यानी 2028 तक, यानी सिर्फ आने वाले 6 साल में वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में इजराइल उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच जीने पर मजबूर है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।